जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज शिक्षक दिवस जिस महापुरुष के नाम पर ये मनाया जा रहा है, यानी कि जिनकी जन्म जयंती के रूप में ये मनाया जा रहा है, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन परिचय के बारे में आज हम मुख्य घटक जो है उनके जीवन काल के उस पर चर्चा करेंगे। और आपको यह भी बता दें कि आज भारतवर्ष ही नहीं, कई देशों में यानी पूरा विश्व जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म जयंती को मना रहा है। तो आज हम बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन परिचय से संबंधित क्या क्या घटनाएं हैं। जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म तिथि की बात करें तो इनका जन्म तिथि जो है वो 5 सितंबर 1888, आप याद रखिएगा। इनका जन्म जो हुआ था वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था। और जो स्थान था वह पहले तो मद्रास, लेकिन अब चेन्नई में एक तिरुत्तनी नाम का एक स्थान है, तो तिरुत्तनी नाम के स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सर्वपल्ली वीरास्मियाह। सर्वपल्ली वीरास्मियाह जी जो थे वो भूमि मापन के कनिष्क अधिकारी के तौर पे कार्य कर रहे थे और इनके माताजी का नाम था सीतम्मा। अब यहाँ पर मैं एक छोटे से पॉइंट पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर सरनेम आपको सर्वपल्ली देखने को मिल रहा है। जैसे इनका भी नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इनके पिताजी का नाम भी सर्वपल्ली वीरास्मियाह है। तो सर्वपल्ली का संबंध क्या है? तो सर्वपल्ली का संबंध, इनके जो पूर्वज थे वो सर्वपल्ली ग्राम से बिलोंग करते थे, तो इसी के वजह से वो अपने गाँव की एक तरह से पहचान के लिए इन्होंने अपने सरनेम के लिए सर्वपल्ली को चुना और इन्होंने सर्वपल्ली के नाम से ही अपनी पहचान को पाया है। इनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल शैक्षिक योग्यता दिख रही है। और आपको मैं एक और बड़ी बात बता दूं कि एक और महान व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा शैक्षिक योग्यता ग्रहण की है। आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी बहुत ज़्यादा शैक्षिक योग्यता के साथ आते हैं। उनके भी जीवन परिचय से संबंधित हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिएगा। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की प्राथमिक शिक्षा जो होती है, उसी तरह इनकी भी प्राथमिक शिक्षा जो है वो केबी हाई स्कूल, यानी ये तिरुत्तनी जो गांव है उन्हीं गांव में ही एक केबी हाई स्कूल करके था, जहां से इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। प्राथमिक शिक्षा यानी हाई स्कूल के बाद इन्होंने कहां की तरफ गया? वेल्लोर कॉलेज की तरफ गई आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। और वेल्लोर कॉलेज से इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज को चुना और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज को चुनने के ही दौरान इनके कुछ वहाँ पर कजिन, यानी एक तरह से कजिन थे, कजिन से ही मुलाकात हुई और मुलाकात के ही दौरान इनकी शादी की चर्चाएं चलने लगी। तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में ही इनके कजन के द्वारा जो चर्चाएं शुरू हुई, उस चर्चाओं के दौरान इनकी शादी की बात हुई और बहुत ही कम आयु में इन्होंने शिवा कामू नाम की एक महिला से विवाह कर लिया और विवाह का जो वर्ष था वो 1904 था। तो आपको यह सारी घटनाएं मैं घटित जो भी है सब फैक्ट मैं बता रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता पाऊं। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब ये अपनी प्राथमिक शिक्षा केबी हाई स्कूल से कंप्लीट करके वेल्लोर कॉलेज गए और वेल्लोर कॉलेज से और हाई एजुकेशन के लिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज गए। अब एक चीज़ यहाँ पे घटित होता है कि यह ब्राह्मण परिवार से बिलोंग होते हुए भी इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज को चुना। तो आज के समय में आप देख रहे हैं जातिवाद, धार्मिकवाद, कितनी रूढ़िवादिता चल रही है, पाखंड चल रहे हैं। लोग जो है धार्मिक तरीकों से लोगों को भड़का रहे हैं, जातिगत लोग तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं। तो आपको पुराने से पुराने जो हमारे महान व्यक्तित्व लोग हैं उनसे, उनके जीवन परिचय से सीखना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर धार्मिकता न देख के शिक्षा पर फोकस किया और मद्रास क्रिश्चियन ब्राह्मण होने के बावजूद भी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज ज्वाइन किया और क्रिश्चियन कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी वहाँ पर कजन से मुलाकात हुई और कजन से ही बात जैसे चली तो वहाँ पर एक महिला से बात के दौरान इनकी शिवा कामू नाम की एक महिला से विवाह हो गया 1940।
इतनी पॉइंट क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है 1906 की। 1906 में इन्होंने मास्टर डिग्री इन फिलॉसफी, मास्टर डिग्री इन्होंने फिलॉसफी से प्राप्त की। और फिलॉसफी के तो बहुत गजब के राइटर हैं। फिलॉसफी भारत दर्शन नाम से एक बुक भी है, दो बुक्स हैं इनके, दोनों बुक्स यानी दोनों आप पढ़ेंगे ना मजा आ जाएगा। अगर आप दर्शन से आपका प्रेम है तो आप जरूर पढ़िए। तो इन्होंने 1906 में मास्टर्स डिग्री इन फिलॉसफी ग्रहण की और 1909 में दर्शन शास्त्र विभाग में नौकरी भी मिल गई। अब देखिएगा, जैसे ही मास्टर डिग्री फिलॉसफी से प्राप्त की, तुरंत 1909 3 साल बाद ही दर्शन शास्त्र विभाग में इनको नौकरी भी मिल गई और 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी बन गए। नौकरी तो मिला, अभी आप देखेंगे दर्शन शास्त्र विभाग में काम कर रहे थे और मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए हैं। तो देखिएगा इनका लाइफ कितना स्ट्रगल है। इन्होंने वर्किंग नहीं छोड़ा है, इन्होंने शिक्षा को नहीं छोड़ा है, शिक्षा को ग्रहण करते गए और पद के हिसाब से इनकी ऊंचाइयां भी प्राप्त होती गई और ये ऊंचे से ऊंचे बहुत दर्जे तक पहुंचते जाएंगे। आप बस देखते जाइएगा। ये डिग्री जो देख रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक डिग्री, ठीक है ना। इसी के वजह से इनकी ये छोटी छोटी जो महान कार्य हो जाते हैं, उन्हीं महान कार्य को देखते हुए हमको प्रेरणा मिलता है, जिसके कारण हम इनके जन्म जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी तो आधा भी नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ है। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। अब देखिएगा, 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने और 1921 में इनको ऑफर मिला, कहाँ, कलकत्ता विश्वविद्यालय जाने का। किसने ऑफर दिया? प्रोफेसर किंग जॉर्ज पंचम थे इस समय प्रोफेसर कलकत्ता विश्वविद्यालय के। 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे किंग जॉर्ज पंचम। उन्होंने इनको आमंत्रित किया मैसूर विश्वविद्यालय से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बुलाया। और जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन मैसूर विश्वविद्यालय को छोड़ के जब ये जा रहे थे कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर, तो मैसूर विश्वविद्यालय के जो बच्चे थे, इतना ज़्यादा प्रेम था, इतना ज़्यादा लगाव था राधाकृष्णन जी से कि जब इनकी विदाई हुई थी तो जो बग्गी होती है ना, बग्गी, जिस बग्गी को घोड़े खींच के ले जाते हैं, तो उस बग्गी को खींचने के लिए घोड़े नहीं थे बल्कि इनके विद्यार्थी थे जो बग्गी को खींच कर ले जा रहे थे। इतना ज़्यादा लगाव था बच्चों राधा कृष्णन जी से। इतनी बेहतरीन शिक्षा पद्धति इनकी थी, इतनी बेहतरीन शिक्षा प्रणाली के साथ ये चल रहे थे, इतनी बेहतरीन शिक्षा इन्होंने दिया मैसूर विश्वविद्यालय में बच्चों को कि बग्गी को घोड़ा नहीं बच्चे खींच के ले जा रहे हैं। अब तो ये पहुंच गए 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय। अब इनकी कुछ और घटनाएं हैं जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। वाइस चांसलर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के रूप में कार्य किया और 1939 में BHU मदन मोहन मालवीय जी ने बुलाया, इनको आमंत्रित किया कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के रूप में कार्य करेंगे, आप आ जाइए। ठीक है। 1939 में सोवियत संघ में विशेष राजदूत और पूर्वाधिकारी मंत्री के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। 1942 से 52 ईस्वी के दौरान इन्होंने सोवियत संघ में विशेष राजदूत और पूर्वाधिकारी मंत्री, भारत सरकार में जो मंत्री थे, जो हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यह चिंतन किया कि हमारे भारत देश में एक ऐसा व्यक्ति है जो फिलॉसफी से रिलेटेड बहुत गजब का है और क्यों ना उसको हम सोवियत संघ में विशेष राजदूत और पूर्वाधिकारी मंत्री ही बना दें। और इनकी 1950 में मुलाकात होती है स्टालिन। बहुत ही क्रूर व्यक्ति, पूरा विश्व इनको मानता था। स्टालिन जो है वो बहुत क्रूर व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, लेकिन जब इनकी मुलाकात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मुलाकात स्टालिन से होती है तो उन्होंने उनको सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति के रूप में माना और स्टालिन ने भी उनको बहुत ज़्यादा प्रेम किया और बहुत ज़्यादा पसंद किया और राधाकृष्णन जी ने भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन पूरा देश जो है स्टालिन को एक क्रूर व्यक्ति के रूप में मानता था। इन्होंने कुछ ऐसे संगठन समिति हैं जहां पर अध्यक्ष और चेयरमैन पद के रूप में भी कार्य किया है, जैसे इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस में 1927 और 1950 में, आदिवासी बोर्ड यूनेस्को में 1948 में,
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भारत सरकार 1948 से 1949 में, यूनेस्को महासम्मेलन 1952 से 1954 और 1958 में भी, और बुद्ध जयंती समिति में 1956 में भी अध्यक्ष और चेयरमैन के रूप में कार्य किया है। अभी तो भैया ये आधा हुआ, अभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक लेखक भी थे, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। आपके सामने किताब जो है प्रस्तुत हो रहा होगा, बहुत सारी किताबें। उस किताबों में कुछ नाम जो हैं बहुत प्रसिद्धि हासिल करते हैं, जैसे इंडियन फिलॉसफी के बारे में जो हमने कहा, ये 2 पार्ट में है। दोनों पार्ट आप पढ़ेंगे, बहुत गजब है, मज़ा आ जाएगा अगर आपको फिलॉसफी से ज़्यादा लव है तो। भगवत गीता भी है, इसमें बहुत सारे हैं। इसमें इंडिया एंड चाइना नाम का भी एक इन्होंने बुक पब्लिश किया है। और सबसे ज़्यादा फेमस की बात करें तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये याद रखिएगा, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। द रिलीजियन वी नीड, गौतम द बुद्धा, ऐसे बहुत सारे पब्लिक किए हैं इन्होंने बुक, और ये बहुत सारे बुक आपके सामने प्रेजेंट हो रहे थे। इनको आप चाहें तो पूरा नाम आप याद रख सकते हैं। मैं एक एक नाम लेते रह जाऊंगा, वीडियो भी बहुत लंबा बन जाएगा, वीडियो को अभी शॉर्ट बनाना है। तो अभी कुछ और उपलब्धियां हैं इनके बारे में, तो आप इसे नोट करना चाहें नोट कर लें, अब फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा। कुछ इनको उपाधि भी मिला था, कुछ पद भी ये ग्रहण किए थे, और क्या क्या थे, जैसे 1952 से लेके 1957 का जो कार्यकाल था, और 1957 से 1962 का जो कार्यकाल था, इस दौरान ये भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी कार्य किए थे। और भैया देखो, उपराष्ट्रपति पद पे तो कार्य किए ही, और 62 से लेके 67 तक राष्ट्रपति पद पे भी कार्यभार इन्होंने संभाला है। तो उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार और राष्ट्रपति पद पर 1 बार भी कार्यकाल संभाला है। जब उपराष्ट्रपति पद के बाद फिर से चुनाव हुआ तो फिर ये उपराष्ट्रपति पद पे ही जीत रहे थे, लेकिन इनकी आयु थोड़ी सी जो है और ढलने की वजह से, ये थोड़े से और वृद्ध होने की वजह से इनके कार्यभार को थोड़ा सा चेंज किया गया और राष्ट्रपति पद का जो है इनको दिया गया। और ये राज्यसभा के पदेन सभापति, यहाँ देखिएगा, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो आपको तो पता है कि राज्यसभा का जो सभेन पदापति होता है वो सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। और इस दरमियान भारत का युद्ध भी हुआ था जब ये राष्ट्रपति थे। चीन और पाकिस्तान जब ये राष्ट्रपति थे तो इनके राष्ट्रपति के ही दौरान, राष्ट्रपति कार्यकाल के ही दौरान भारत का युद्ध चीन से 1962 में हुआ था, और भारत का युद्ध 1965 में पाकिस्तान से भी हुआ था। ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं जो इनके जीवन काल से संबंधित हैं। और साथ ही साथ इस महान व्यक्तित्व के जीवन रखने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो शिक्षा के माध्यम से अपनी एक समझ लीजिए अमिट छाप छोड़ने वाले, एक बेहतर जीवन के साथ साथ एक बेहतर विचार प्रदर्शित करने वाले, और लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट और फिलॉसफी के द्वारा, दर्शन शास्त्र के द्वारा बहुत ही जागरूकता उत्पन्न करने वाले इस महापुरुष का 17 अप्रैल 1975 को निधन हो जाता है। और इसी निधन के दौरान हम जो है इनके प्रतिवर्ष जयंती को मनाना शुरू करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि शिक्षक दिवस का जो प्रस्ताव है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही कहा कि हमारे जयंती को आप जरूर मनाइए, लेकिन जब हमारी जन्म जयंती आएगी तो उसको आप मेरे जन्म जयंती को न मनाते हुए शिक्षक दिवस के रूप में आप मनाएं, और समाज में शिक्षा के महत्व को समझाएं। शिक्षा क्या है, शिक्षा के महत्व, इनके विचारों को बताएं, इनके विचारों के साथ साथ इनके कार्यभार को समझाएं, इनके कार्यभार के साथ साथ इनके सभी व्यक्तित्व जीवन के कार्य क्रियाकलाप को सभी लोगों से अवगत कराएं। ये थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी कुछ स्पीच भी है, इन्होंने एक स्पीच दी थी, मैं उसको कहना चाहूँगा कि हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल, हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के ही आधार पर संभव है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा कहा गया एक कथन।
आई होप मैं आपको बेहतर तरीके से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन परिचय को समझा पाया हूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। और बहुत ही जल्दी आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है कि आखिर मैं अध्यापक क्यों, ये बहुत जल्द वीडियो मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।